के 9:30 बज रहे हैं, लेकिन हमारे जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के अब लगभग पूरी तरह से सामने आ चुके हैं। कई राज्यों में, उत्तर भारत में, हिंदी बेल्ट में खासतौर से बीजेपी की लहर चल रही है, मोदी की लहर चल रही है, अगर इन एग्जिट पोल के इन आंकड़ों को सही माने। और नेशनल पिक्चर जो बन रही है वो तो वाकई चौंकाने वाली है, सिर चकरा देने वाली तस्वीर बन रही है। हमारे लेकिन मानक बीच में जोड़ूंगा, चूंकि आप कर रहे हो हिंदी बेल्ट में, अगर आप देखोगे कई दूसरी जगह भी जहां उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा है। तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र में भी अगर 39 सीटें प्लस माइनस 4 मतलब 35 प्लस सीटें मिल रही है और कांग्रेस अगर 6 से 9 के बीच है, तो सिर्फ हिंदी बेल्ट नहीं है, ये बाकी जगह भी गया है। और उसमें बंगाल जैसी जगह पर जहां माना जा रहा था कि एक सीट दार्जिलिंग की थी और जसवंत सिंह हट गए, दार्जिलिंग भी फंस न जाए, 1-2 और, लेकिन बंगाल में भी अगर इतनी कामयाबी मिलती है कि 6% वोट से सीधे 3-4 गुना, तो बहुत चौंकाने वाला नतीजा है। अगर एग्जिट पोल इसी तरह से, इसी डायरेक्शन में, मैं फिर कह रहा हूं बार बार कि ये अविश्वसनीय आंकड़ा है टुडे चाणक्य न्यूज 24 के एग्जिट पोल का, अगर यही इसी तरह से नतीजे आते हैं तो माना। बिल्कुल, हमारे इस एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। 291 सीटें हैं प्लस माइनस 14, जो कि इस एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है। और एनडीए को मिलने जा रही है 340 सीटें। यकीन करिए, 340 प्लस माइनस 14। फिर से बता दें, सिर्फ एग्जिट पोल है हमारा, नतीजे 16 तारीख को आएंगे। लेकिन जो अभी तक रिकॉर्ड रहा है टुडे चाणक्य और न्यूज 24 के एग्जिट पोल का, उसे देखते हुए आप भरोसा कर सकते हैं इस एग्जिट पोल के आंकड़े पर। जब दिल्ली में आपको भरोसा हो रहा है क्या अभी? मुझे नहीं हो रहा है जी अभी तक। लेकिन पास्ट रिकॉर्ड यही कहता है, जब दिल्ली के असेंबली इलेक्शन हुए थे, मैं तो उसको एक बेंचमार्क मानता हूं, दिल्ली के असेंबली इलेक्शन हुए थे, वो एक एक्सेप्शन भी हो सकता है, तब किसी ने भी आम आदमी पार्टी को 10, 12, 15 से ज्यादा सीटें नहीं दी थी जी। हमारे 31 सीटें दी थी और 28 सीटें मिली थी। यकीनन बाकी 3 राज्यों में भी हमारा एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक था। यकीनन सटीक था, लेकिन इस बार जो एक्सपेक्टेशन है या इमेजिनेशन था बीजेपी का, बड़े बड़े नेताओं का, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 272 प्लस और मैक्सिमम स्ट्रेच करके 300 तक ले गए। और वो जब भी कोई नेता अगर 300 बोलता है, समझ लीजिए एक्चुअल ग्राउंड पर 25-30 कम ही सोच रहा होता है। वो मैक्सिमम फिगर बताता है कि हमारी मैक्सिमम लिमिट है सोचने की। अब उस लिमिट से भी अगर 30-35 ज्यादा है तो एक तरह से बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मुख्तार अब्बास नकवी, आप लगातार तुकबंदी में, जुमलेबाजी में बयान देते हैं, बहुत अच्छा लगता है टीवी पर जब सुनता हूं। अभी जो हमारे एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं टुडे चाणक्य न्यूज 24 के, 340 सीटें बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन को प्लस माइनस 6-7 मान लीजिए, 330 से 340 के बीच। पहले तो यह पूछ रहा हूं, क्या आपको यकीन हो रहा है? क्योंकि 272 प्लस से 300 तक पहुंचे थे। अगर यह होता है तो, और ईमानदारी से बताइएगा, हाँ, ईमानदारी से बताइएगा, या इसको खारिज किया जा सकता है? नहीं, देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि अगर आप देखें कि देश के खेत खलियान, चौक चौराहों, चौपालों पे जो जुनून और जज्बा था, वो जुगाड़ और जोड़ तोड़ की सरकार के लिए नहीं था, स्पष्ट जनादेश की सरकार के लिए था। कुनबे का नहीं था। और अगर आप उस जुनून और जज्बे को देखें तो पूरे देश में, पूरे हर कोने में समाज के सभी जो ऊंच नीच, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, इन सारी दीवारों को तोड़ करके लोगों ने एक अच्छी सरकार, एक सुशासन से भरपूर सरकार और एक विकास को समर्पित सरकार के लिए वोट किया। और उसके बाद जब हम लोग कहते थे कि नहीं, मुख्तार अब्बास नकवी, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मुख्तार अब्बास नकवी, पहले लगातार नारा दिया गया बीजेपी की तरफ से 272 प्लस। हाल के दिनों में मैंने देखा 300 की बात आप कर रहे थे। अगर ये एग्जिट पोल इसी डायरेक्शन में जाते हैं, 330, 35 जो भी होता है, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ये आंकड़ा आपको यकीन के काबिल लगता है? देखिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो इसलिए जो है, हम जब 272 प्लस की बात करते थे, तो हम इसलिए करते थे कि हमारा कार्यकर्ता भी अति आत्मविश्वास में ना आए, और हमें जो है वो आखिरी दम तक जो है वो इस चुनाव में संघर्ष भी करना है, और आखिरी दम तक हम अति आत्मविश्वास में बैठ करके और कंबल ओढ़ करके सो न जाए कि हम सरकार तो बना ही रहे हैं। क्योंकि हमारा 2 चुनाव में अनुभव इस तरह का रहा। तो एक हमारी बहुत पहले से एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था कि तब तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको आना 350 ही था, आपने सिर्फ अपने लिए नंबर कम रखे थे। मतलब आप ये कह रहे हैं 350-400 तो आना ही था। बिल्कुल बिल्कुल, आप सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस ना हो इसलिए आपने कम रखे थे, मतलब 70-80 बचा के रखे थे मार्जिन।
बहुत बार आपके कार्यक्रम पे भी हमने बहुत बार कई बार हमने ये भी कह दिया कि 350 प्लस आएंगे हम। अच्छा, तो हमने आपके इस कार्यक्रम में कहा, आप अगर याद होगा आपको तो आपने मजाक किया था, वो इसलिए नहीं कहा, मजाक में बोलते थे 350 आएगी। सीरियसली आपने कभी भी फॉर्मली पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर कभी नहीं कहा, मजाक में नहीं बोलते, 350 बोलते थे। जो है वो जो देश की जमीन की सच्चाई है, जो देश का गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी का इंसान बोल रहा था, वो हम बोल रहे थे। चलिए, अभी ये डेटा है, अभी एग्जिट पोल है, अभी नतीजे आए नहीं है, आएंगे तो देखेंगे। राजीव रंजन, आ रहा हूं आपके पास। राजीव रंजन, जेडीयू के लिए तो कुल मिलाकर निराशाजनक तस्वीर है। जिस बिना पर आपने मोदी का साथ छोड़ा और एक तरह से आपने सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाया और जिस ढंग से धर्मनिरपेक्षता की राजनीति की शुरुआत की और मोदी से अलग जाकर, बीजेपी से अलग जाकर, और बीजेपी के नेता तो जैसा कि आपने सुना वो मान रहे हैं कि 272 तो उन्होंने कम रखा था, अदरवाइज उनको 350-400 तो आना ही था। राजीव रंजन, तो इसमें अगर सबसे अधिक नुकसान कुछ पार्टियों का हुआ है और ऐसी पार्टी का जिसके नेता, जिसके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पद के दावेदार खुद को मान रहे थे, या तो मैं किंग मेकर बनूंगा या किंग बनूंगा। उनका एक चर्चित बयान है कि राहुल गांधी को राज्य का तजुर्बा नहीं है, मोदी को केंद्र का तजुर्बा नहीं है, मुझे तो दोनों है, लेकिन जनता ने तो किसी लायक नहीं माना। अगर यही हो जाता है तो राजीव रंजन, देखिए, आपने जिस बयान को आधार बनाया है वो निश्चित तौर पर वो एक मैं कहूंगा एक अनौपचारिक टिप्पणी थी और वो गंभीर राजनीतिक चिंतन का सवाल नहीं था। उन्होंने पहले भी कहा था कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक के तौर पर हमारी भूमिका बहुत ज्यादा नहीं है, बड़े दल को नेता तय करना है, लेकिन हमें अपने फैसले पर पछतावा नहीं है और फैसला देश के हित में लिया गया। और दूसरी बात, एग्जिट पोल अविश्वसनीय है तो जनता दल यूनाइटेड की सीटों को विश्वसनीय कैसे हम मान लेंगे एग्जिट पोल के आधार पर? चलिए, हमने काम किया है और हमें भरोसा है कि निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा सीटें हमें ही मिलेंगी। चलिए, एक बार को राजीव रंजन, चाहे यूपीए, राजीव रंजन आप फिर से, राजीव रंजन जी, राजीव भाई आप फिर से वही कहेंगे, हमें पता है आप यही कहेंगे कि हम नहीं मानते इन आंकड़ों को, 16 को बात करेंगे। मैं कह रहा हूं एक बार को मान लीजिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए मान लीजिए, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि हाँ ये आंकड़े सही हैं और यही तस्वीर उभरने वाली है लोकसभा की। आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपने अपने पैर पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी है, ऐसी गलती की है जो नीतीश कुमार को और आपकी पार्टी के सभी नेताओं को जीवन भर नहीं भूलेंगे। लेकिन 2004 और 2009 के जो एग्जिट पोल के जो नतीजे रहे हैं, चुनाव परिणाम से अगर उनको देखें तो बिल्कुल ही उसके उलट थे। इसलिए सर मैं कह रहा हूं आपको वोटिंग हो गई ना, मान लीजिए। मैं कह रहा हूं, एक सेकंड, राजीव जी वोटिंग हो चुकी है, आपको अब वोटर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, आप 1 सेकंड को मान लीजिए ना। मैं सिर्फ आपकी मनोदिशा समझना चाह रहा हूं, मैं मनोदिशा समझना चाह रहा हूं। आप खुद मानने को तैयार नहीं है, आपने लगातार इसको अविश्वसनीय कहा है, तो इसे राजनीतिक दल के लोगों से आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि इस अविश्वसनीय से दिखने वाले ये आंकड़ों को हम उसकी तस्दीक करें? इसलिए कहा कि यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 2004 और 2009 की तरफ ये एग्जिट पोल के नतीजे जाए। चलिए, स्टूडियो लौटने से पहले लेकिन राजीव जी से मेरा एक प्रश्न है कि इस बार ऐसा क्यों और क्या हुआ कि नीतीश कुमार जी, जो कि अदरवाइज बहुत मीडिया में, खास करके बिहार के मीडिया में बहुत छाए रहते थे, इस बार वो इतने छाए हुए नहीं थे? क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ? उनके बहुत बयान नहीं आए। सबसे पहली बात, अनुराधा जी, नीतीश कुमार जी सुर्खियों में आने के लिए गाली गलौज की भाषा, नीच राजनीति करने की बात, सांप्रदायिक विभाजन की बात उन्होंने नहीं की। सुर्खियां बटोरने के लिए नेताओं ने ऐसे ही बयान दिए और निश्चित तौर पर इन बयानों के जरिए जो सुर्खियों में रहेंगे, देश की आने वाली तस्वीर में उनकी भूमिका क्या होगी, ये देश आने वाले समय में उनका मूल्यांकन करेगा। अभी लेकिन जो बिहार में हमने काम किया और जिन सवालों पर हम बात करते रहे हैं, वो कहीं न कहीं बिहार की पीड़ा, उसकी यंत्रणा और वेदना से जुड़े सवाल थे। लेकिन राजीव जी, जनता रिस्पॉन्ड करेगी, हमें भरोसा है और हमें उम्मीद है कि हम अच्छे परिणाम लाएंगे। लोग बिहार में ये कह रहे थे कि जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने पहले ही हार मान लिया है, इसीलिए ज्यादा नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये सही माना जाए? और आंकड़े भी, रिजल्ट भी एग्जिट पोल के कुछ ऐसे ही बता रहे कि आप लोगों ने पहले ही हार मान ली थी, इसलिए ना ज्यादा कुछ बयानबाजी, ना कुछ ज्यादा मीडिया में आना, सब चुपचाप बैठ के आपने मान लिया था। यू हैड एक्सेप्टेड दिस फैक्ट। अनुराधा जी,
इस चुनावी मैराथन में बिहार जनता दल यूनाइटेड के सबसे बड़े स्टार प्रचारक नीतीश कुमार जी थे। सभाएं लगातार उन्होंने की, लगातार जनता के बीच जाते रहे और चुनाव के पहले भी, पिछले चुनाव से इस चुनाव के बीच में लगातार जनता के बीच वो रहे जी। हमारा ये मानना है कि एक नेता के तौर पर जो उन्होंने एक विजन के साथ बिहार में काम किया है, बिहार की जनता ये मानती है कि 58 वर्षों में और 8 वर्षों का जो फर्क है वो नीतीश कुमार जी ने बिहार चलिए अब वो क्या फर्क नीतीश कुमार ने मिटाया है वो पता चलेगा। सिर्फ 4 दिन का वक्त है। एक बार मुख्तार अब्बास नकवी के पास चलते हैं, उसके बाद सीपी राय के पास। मुख्तार अब्बास नकवी, अगर ये टुडे चाणक्य का सर्वे एग्जिट पोल सही साबित हो गया तो ये माना जाए कि 1980 में बीजेपी बनी, 34 साल हो गए, बीजेपी को पहली बार एक ऐसा उद्धारक मिला जिसने बीजेपी को उद्धार कर दिया। वाजपेयी, जोशी, आडवाणी, त्रिमूर्ति, सबसे आपको एक बहुत बड़ा शोमैन मिला जिसने आपकी पार्टी का उद्धार कर दिया। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के कुशासन का कुनबा है वो पराजय के पड़ाव पे पहुंच चुका है। अब सवाल पैदा होता है बीजेपी का, बीजेपी के बढ़ते हुए जनाधार का। तो निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा उसमें योगदान है और हमें इस बात का गर्व है कि खेत खलिहान, चौक चौराहों, चौपालों से संघर्ष करके और इस स्थान पे पहुंचे हुए नरेंद्र मोदी जी, एक पिछड़े एक कमजोर तबके से आए हुए नरेंद्र मोदी जी, एक गरीब परिवार से आए हुए नरेंद्र मोदी जी, आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी मोदी के अलावा किसी और का कोई योगदान तो नहीं है ना, कम से कम ये भी तो मान लीजिए। और उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी, मोदी के अलावा किसी और का कोई योगदान नहीं है ना, वन मैन शो है। नहीं, ऐसा नहीं है, सबका योगदान है। और अगर आपको योगदान के बारे में पूरी डिटेल हमें चाहेंगे तो हम पूरी डिटेल भी दे देंगे। लेकिन अजीत जी, पूरे के पूरे चुनाव में निश्चित तौर से जब भारतीय जनता पार्टी ने, जब आडवाणी जी ने, जब राजनाथ जी ने, जब सुषमा जी ने, जब पूरे के पूरे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो निश्चित तौर से लोगों ने कैसे तय किया? पूरे देश में वो आडवाणी जी को जाता है, वो मोदी जी को जाता है। अच्छा नकवी जी, एक बिल्कुल एक सवाल का बिल्कुल क्लियर कट जवाब दीजिएगा। ये सवाल का जवाब कि अगर बीजेपी को जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल का रिजल्ट दिख रहा है और जिस तरीके से सीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के उपाध्यक्ष के नाते इस बात को मानते हैं कि बीजेपी के फेवर में हिंदू वोट्स का पोलराइजेशन हुआ है? देखिए, जब हम कह रहे हैं कि गरीब, किसान, झुग्गी-झोपड़ी का इंसान, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, पिछड़ा, अगड़ा, ये सारी की सारी दीवारें टूटी हैं और इन दीवारों को तोड़ करके लोग जो है वो सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता का जो पॉलिटिकल सवाल का जवाब पॉलिटिकल आंसर भी पॉलिटिकल होना चाहिए। प्लीज नकवी साहब, एक सवाल मैं भी पूछूंगा आपसे। अनुराधा जी के सवाल मैं वही कह रही हूँ कि एक ये पॉलिटिकल सवाल है और इसका पॉलिटिकल जवाब सुनना हम लोग चाहते हैं। ये खेत खलिहान तो ठीक है, ये प्रवक्ताओं की भाषा है, इसे रखिए आप, लेकिन एक पॉलिटिकल सवाल का जवाब पॉलिटिकली दीजिए कि क्या हिंदू वोट्स का पोलराइजेशन हुआ है? देखिए, पोलराइजेशन तो बिल्कुल हुआ है। पोलराइजेशन जो है वो डेवलपमेंट के नाम पे हुआ है, पोलराइजेशन जो है गुड गवर्नेंस के नाम पे हुआ है, गुजरात और पोलराइजेशन कांग्रेस और कांग्रेस के कुशासन के खात्मे के लिए हुआ है। इसलिए मैं नहीं मानता, अगर पोलराइजेशन अगर आप किसी धर्म और जाति के आधार पर देखते हैं तो आपका जो एग्जिट पोल बता रहा है और जो 16 तारीख को आपका वास्तविक रिजल्ट बताएगा वो नहीं होता। पोलराइजेशन जो है वो लोगों के सरोकार, लोगों के समस्याओं के समाधान। ठीक है नकवी जी, आप नहीं मानेंगे, आपकी मजबूरी हम समझ रहे हैं। नकवी जी, आपकी मजबूरी हम समझ रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं मानेंगे कि हिंदू वोटों का पोलराइजेशन बीजेपी के पक्ष में हुआ है।